गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चे काफ़ी समय याद कर रहे थे कि 10 से 12 महीने हो गए उजाला सर कहाँ चले गए। तो उजाला सर फिर से धमाकेदार वापसी के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम रियल एनालिसिस के लिए और वो भी DSSB के लिए एक महामैराथन क्लास लेके आए, जो कि 2 पार्ट्स में होगी या 3 पार्ट्स में होगी। जिसके अंदर अगर हम बात करें DSSB में 20 से 25 क्वेश्चन विगत एग्जाम में पूछे गए थे, और इस बार भी अगर हम चर्चा करें तो रियल के 20 से 25 क्वेश्चन आने की इस बार भी संभावना है। RPSC के अंदर भी या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, ग्रेजुएशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा आया था, ये आपको पता है। और आपको भी पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन के कारण काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रुक भी गया था और काफ़ी बच्चे सिलेक्शन ले पाए थे जिनकी ग्रेजुएशन का जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने केवल एक ही फैसला लिया है कि मैं आपको YouTube के ऊपर रियल एनालिसिस हो या लीनियर अलजेब्रा हो या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, BSc के ज़्यादा नहीं 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। और कुछ बच्चे मुझे ऐप से पहले से ही जानते हैं, कुछ बच्चों ने लाइव क्लासेज भी लिए हैं, कुछ बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लासेज भी लिए हैं, कुछ बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेज भी लिए हैं। लगभग ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान मुझे जानता है। बट मैंने अब राजस्थान की तर्ज पर काम ना करते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया हब यानी कि UMAX एजुकेशन हब का संचालन किया है। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, मुझसे जुड़ने वाले प्रत्येक बच्चे का सिलेक्शन हो, वो 100% अपना दे, और हम भी उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे। और हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहेगा कि उसका किसी भी केस में सिलेक्शन हो। तो देखिए, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैं आगे अपनी क्लास को बढ़ाता हूं और आपको रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक सेट है S इक्वल्स टू 1/m + 1/n वेयर m बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू n। S के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय का सेट आपसे पूछा गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो एक एलिमेंट को फिक्स कर लो, चाहे तो इस वाले एलिमेंट को फिक्स करो, चाहे आप इस वाले एलिमेंट को फिक्स करो। एक एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए, दूसरे पे लिमिट लगा दीजिए, और एक को फिक्स करने के बाद जैसे ही दूसरे पे लिमिट लगाएंगे तो शेष बिंदु निकल के आएंगे, वो आपके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि 1/m को मैं फिक्स कर लेता हूं प्लस ये बच्चा 1/n। अब जो लिमिट है हम दूसरे एलिमेंट पे लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो ये बचेगा 1/m, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बोलो 0। तो यहाँ से बचेगा 1/m। और आपको पता है कि m जो है वो नेचुरल नंबर में जा रहा है और n भी जो है आपका नेचुरल नंबर में जा रहा है। हो सकता था आप इसको फिक्स करते, अभी तो आपने इसको फिक्स किया, इस पे लिमिट लगाइए, हो सकता है आप इसको फिक्स करते, इस पे लिमिट लगाते तो 1/n आ जाता, n भी नेचुरल नंबर में होता। अब चूंकि n एक वेरिएबल है तो n को आप m भी कह सकते हो और m को आप n भी कह सकते हो। तो इस कारण इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिले तो आपको केवल और केवल इतना सा काम करना है, एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे पर आप क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो एक को आप फिक्स रखेंगे, दूसरे पे क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। जैसे दूसरे पे लिमिट लगाएंगे तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, बोलिए, सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। I का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है, वेयर I इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। I किसका सेट है, इंटीजर्स का, दैट्स मीन पूर्णांकों का समुच्चय। I किसका सेट है, बोलो, पूर्णांकों का समुच्चय। I किसका सेट है, बोलो, पूर्णांकों का समुच्चय। मैंने क्या कहा आपसे, I का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इनका कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। किसी भी फाइनाइट सेट का भी कोई सीमा बिंदु
नहीं होता है। तो ये कह रहा है n का कोई सीमा बिंदु नहीं है। ये कथन भी कैसा है बोलो, सत्य है। ये कथन भी कैसा है बोलो, सत्य है। ये कह रहा है q का कोई भी सीमा बिंदु नहीं है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये वाला कथन कैसा है, असत्य है। q के जो सीमा बिंदुओं का समुच्चय आता है ना, वो पूरी रियल लाइन आती है, रियल नंबर का सेट आता है। तो q के जो समस्त सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, r। तीसरा स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। r का प्रत्येक बिंदु, r का कैसा बिंदु है, सीमा बिंदु है, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट है, सही है। तो ये जो आपका गलत दे रखा है, सत्य की जगह यहाँ पर क्या जाना चाहिए आपका, असत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये एग्जामिनर को पूछना था। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से जो आपका असत्य कथन है वो कौन सा है, थर्ड है। तो थर्ड नंबर का आपका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा। तो कौन से नंबर का आंसर हो जाएगा बोलो, थर्ड नंबर का। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है आपका, गलत है। सीमा बिंदु की परिभाषा जैसा कि आप जानते हो, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हैं और लगभग सभी जानते हैं कि सीमा बिंदु कहते किसे हैं। सीमा बिंदु के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे किसी बिंदु का प्रतिवेश निकाला जाए, नाइबरहुड, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर जैसे इस क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अगर मैं अपना एक छोटा सा प्रतिवेश बनाऊं, छोटा सा सर्किल बनाया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका एक छोटा सा सर्किल बनाया, इस सर्किल के अंदर मैं इतना छोटा सर्किल बना सकता हूँ कि सर्किल के अंदर आप में से कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, आप में से कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए। अगर इस क्लासरूम के अंदर मान के चलिए 20,000 स्टूडेंट भर देता हूँ, तब भी मैं अपनी रेडियस को बहुत छोटा कर लूँगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0.5, तब भी आप में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। लेकिन मैं इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट भर दूं, यानी कि इनफाइनाइट स्टूडेंट अगर इसके अंदर होते, तो मैं एप्सिलॉन यानी अपनी त्रिज्या का मान कितना भी छोटा कर लूं, कितनी भी छोटी रेडियस अपने चारों तरफ बना लूं, उस रेडियस के अंदर आप में से इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। इस केस में मैं उस सेट का कैसा बिंदु हो जाऊंगा, सीमा बिंदु हो जाऊंगा। तो सीमा बिंदु निकालने के लिए क्या करना होता है, किसी पॉइंट का सीमा बिंदु या किसी सेट का सीमा बिंदु आपको निकालना है, तो किसी पॉइंट का प्रतिवेश निकालो या उस सीमा बिंदु का प्रतिवेश निकालो। उस प्रतिवेश के अंदर उस सेट के अनंत एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। अगर उस सेट के अंदर उस पॉइंट के प्रतिवेश के अनंत एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं, तो उस केस में वह बिंदु उस सेट का कैसा बिंदु कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है, यानी लिमिट पॉइंट कहलाता है। लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं। यूमैक्स ऐप के नाम से मैंने अभी नया ऐप लॉन्च किया है, जिसे आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। अभी प्रेजेंट में ऑफर में चल रहा है, 33 से 43% की छूट चल रही है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और मेरा केवल एक ही सपना रहता है कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़े वो केवल और केवल अपने भविष्य को साकार करे, और हमें जिस मोड़ पर भी मिले तो केवल हमें वो एक गवर्नमेंट जॉब करता हुआ नज़र आए। खासकर तो मैं टीचर के लिए जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से मैथ सिखाता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सिखाने का हमारा काम होता है। तो देखिए आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। परिमित संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होगा, यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, दिस इज ट्रू। कैसा होता है, सत्य होता है। आपको पता होगा आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि विवृत समुच्चयों का स्विच संघ कैसा होता है, ओपन होता है। लेकिन जब इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ की बात आएगी तो वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब स्विच संख्या में, दैट्स मीन आर्बिटरी स्विच संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी कैसा होता है, ओपन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सत्य नहीं होता, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ होता है। स्विच संख्या में ओपन सेट्स का यूनियन कैसा होता है, क्लोज, दैट्स इज रॉन्ग। मैंने क्या है, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी स्विच संख्या में ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो क्लोज ना होकर वो कैसा होता है,
ओपन होता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। परिमित संख्या में ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्लोज होता है। वो भी कैसा होता है? क्लोज ना होकर कैसा होता है बोलिए? ओपन होता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें ओपन सेट्स का तो वो ओपन आता है, और आर्बिटरी यूनियन की बात करें ओपन सेट्स का तो वो कैसा आता है? ओपन आता है। जस्ट इसका उल्टा क्लोज सेट के लिए होता है, यानी कि आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। जिसका जस्ट विपरीत जो होगा, अपोजिट जो होगा, वो क्लोज सेट के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझ आ गया होगा। विथ एक्सप्लेनेशन अगर आपको करना है तो वो क्लासों से जुड़ना पड़ता है। एक एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक चीज को सिखाने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। हाँ जी, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये आपसे पूछा गया है। एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए जो ओपन इंटरवल होगा वो हमेशा ओपन सेट होगा, बट ओपन सेट ओपन इंटरवल हो, दिस इज नॉट ट्रू। मैंने क्या कहा? ओपन इंटरवल जो होगा, ओपन इंटरवल ए बी, वो हमेशा कैसा सेट होगा? ओपन सेट होगा। बट ओपन सेट ओपन इंटरवल हो यह कोई जरूरी नहीं होता है। प्रत्येक ओपन सेट अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होता है? नेबरहुड। एवरी ओपन सेट इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स। प्रत्येक ओपन सेट अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होता है? नेबरहुड होता है। अर्थात प्रत्येक ओपन सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु उस ओपन सेट का कैसा बिंदु होता है? आंतरिक बिंदु। दैट्स मीन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट होगा किसका? उस सेट का। तो उस केस में वो सेट उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? नेबरहुड। कहने का मतलब क्या होगा? पॉइंट का तो वो सेट होगा नेबरहुड, और वो पॉइंट जो होगा उस सेट का होगा इंटीरियर पॉइंट। उस केस में आपका सेट कैसा कहलाएगा? ओपन सेट। इफ एवरी पॉइंट इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ द गिवन सेट, इन दिस केस दिस इज कॉल्ड ओपन सेट। यदि किसी सेट का प्रत्येक बिंदु एक आंतरिक बिंदु हो तो उस केस में वह समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाता है? विवृत समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई। तो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रत्येक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। मैंने अभी आपको बताया नेबरहुड भी होता है और क्या होता है? आंतरिक बिंदु होता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। व्हाट सेट आर गिवन 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? ये आपसे पूछा गया, क्या ये ओपन सेट है क्या? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए ओपन सेट आपको देना है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए भाई 1/n है, इस सेट का एलिमेंट देखो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमसे ओपन सेट की बात की जाएगी तो प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होना चाहिए, और आंतरिक बिंदु के लिए अगर मैं 1/2 का एक प्रतिवेश बनाऊं छोटा सा, यानी कि 1/2 में मैं एक छोटी सी संख्या जोड़ूं एप्सिलॉन, और 1/2 में से एक छोटी सी संख्या घटाऊं एप्सिलॉन, तो मुझे बताइए क्या है पूरा की पूरा सेट जो है इस एस का सबसेट होगा क्या? इसमें तो आपको पता है ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल, यानी कि अनंत परमेय और अनंत अपरमेय आती हैं, जबकि इसके अंदर केवल परमेय वाली पार्ट आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट वाले, यानी कि जो महत्वपूर्ण एक स्पेशल टाइप के, सभी परमेय संख्याएं नहीं आ रही हैं। तो इस केस में ये इसका क्या नहीं है? सबसेट नहीं है। तो 1/2 इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। जब 1/2 नहीं है तो इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है। जब इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, यानी कि ये जो सेट है अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं है, यानी कि प्रतिवेश नहीं है। तो इस केस के अंदर एक ऐसा सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
देखिए एक्सप्लेनेशन तो क्लास के अंदर किया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको हो जाए और चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएं। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरा फ़ोन नंबर लगभग बच्चों के पास है, आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वीडियो पे कमेंट करके सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए आगे की तरफ मूव करेंगे। कोई भी सेट F क्लोज होगा कब? कोई भी सेट क्लोज होता है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो? ओपन हो। यानी F इज क्लोज if and only if complement of F is open। कोई भी सेट क्लोज होता है कब? यदि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है? ओपन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैसा है? करेक्ट है। यदि F के सभी सीमा बिंदु किस में हो? F में हो। इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट कंटेंट इन द सेट, इन दिस केस द सेट इज कॉल्ड क्लोज सेट। यानी कि ड्राइव सेट ऑफ ए, किसी सेट का ड्राइव सेट निकाल रहे हैं, ड्राइव सेट को बोलते हैं लिमिट पॉइंट का सेट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। यदि किसी सेट के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए का सबसेट हो या उस सेट का सबसेट हो या समस्त सीमा बिंदु उसी सेट में जाते हो तो उस केस में भी सेट आपका कैसा होता है? क्लोज होता है। तो ये कह रहा है ए और बी दोनों, केवल ए नहीं अपितु ए और बी कैसे हैं? दोनों हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? थर्ड हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या का समुच्चय जो बाउंडेड बिलो है, यानी कि जो नीचे से परिबद्ध है, जो नीचे से परिबद्ध है और उसका इन्फीमियम भी एग्जिट करता है, तो ये जो कथन कहलाता है वो किसका कहलाता है? बोलिए, ये जो कथन कहलाता है वो कहलाता है किसका? बोलिए, पूर्ण अभिग्रहित का। किसका कहलाता है? पूर्ण अभिग्रहित का। 3 अभिग्रहित हैं भाई। एक तो है आपका फील्ड एक्जिम्स, फर्स्ट है फील्ड एक्जिम, सेकंड है ऑर्डर एक्जिम्स, थर्ड है आपका कंप्लीट एक्जिम्स। 3 चीजें होती हैं भाई। मैंने क्या कहा? एक तो फील्ड है, एक ऑर्डर है, एक कंप्लीट है। ठीक है भाई। एक चीज पता है आपको, क्षेत्र आपने पढ़ा है, ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप के बाद आपने वलय पढ़ा है, यानी ग्रुप, रिंग, फिर आपने इंटीग्रल डोमेन एंड उसके बाद फील्ड। और फील्ड के लिए टोटल 12 प्रॉपर्टीज होती हैं। फील्ड के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती हैं? 12 प्रॉपर्टी। 12 प्रॉपर्टी फील्ड के लिए होती हैं। ऑर्डर फील्ड के लिए होती है हमारे पास 4। त्रिविभागी नियम यानी टिकोटोमी लॉ, संक्रामक नियम यानी ट्रांसमिटिव लॉ, योज्य एकदिश यानी कि एडिशन, और एक होती है गुणात्मक वाली 4, और एक होती है कंप्लीट वाली। कंप्लीट में 2 होती हैं, एक तो उच्चक अभिग्रहित और एक होती है निम्नक अभिग्रहित, यानी कि सुप्रीमियम एक्जिम और एक होती है मिनिमम एक्जिम्स। अगर कोई भी फील्ड ऑर्डर एक्जिम्स को सेटिस्फाई करता है, फील्ड एक्जिम्स को सेटिस्फाई करता है और कंप्लीट एक्जिम्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, यानी पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र। अगर कोई इनको सेटिस्फाई नहीं करता है, इनको करता है, तो उसे कहते हैं पूर्ण अभिग्रहित। ठीक है। अब चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या को समुच्चय जो नीचे से परिबद्ध है और इन्फीमियम है, तो उसे कहते हैं निम्नक अभिग्रहित। और निम्नक अभिग्रहित किसके अंतर्गत जाता है? पूर्ण अभिग्रहित के अंतर्गत जाता है। किसके अंतर्गत जाता है? पूर्ण अभिग्रहित के अंतर्गत जाता है। और क्रमित अभिग्रहित के अंतर्गत 4 प्रॉपर्टी जाएंगी और फील्ड के अंतर्गत टोटल कितनी प्रॉपर्टी जाती हैं? 12 प्रॉपर्टी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए ये दे रखा x, और x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है और नीचे माइनस अनंत तक जा रही है। तो इसका सुप्रीमियम पूछा है, यानी सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट बताओ कौन सा आ रहा है? 0 ही आ रहा है, और 0 सेट का एलिमेंट है नहीं, तो इसका जो सुप्रीमियम है
वो हो जाएगा कौन सा, 0 हो जाता है। सुप्रीमम जानते हो, लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम किसको कहते हैं आप, लीस्ट अपर बाउंड। सेट में हम वो वैल्यूज लेंगे या वो अपर बाउंड्स लेंगे जिससे सेट का प्रत्येक एलिमेंट छोटा हो। अब जो अपर बाउंड्स आपने लिए, उन अपर बाउंड्स में हम सबसे लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, वही आपका क्या होता है, सुप्रीमम होता है। अर्थात इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, आप सबको पता है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किससे बड़ा है, पता है ना आपको, 0 से बड़ा है। इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किससे बड़ा है, बोलो, सॉरी बड़ा नहीं, 0 से छोटा है, 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, डॉट 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 डॉट, फॉर ऑल एक्स का एलिमेंट है सपोज दैट एस का। अब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो 0 से भी छोटा, 1 से भी छोटा, 2 से भी, 3 से भी, ये समस्त जो है इसके कैसे बाउंड हैं, बोलिए अपर बाउंड्स हैं। ये समस्त कैसे हैं, इसके अपर बाउंड्स। लेकिन अपर बाउंड्स की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, बोलिए सुप्रीमम हो जाएगा। लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट। जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वह उस सेट का क्या होगा, उच्चक होगा, अर्थात सुप्रीमम होगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, एस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1 में एस का अधिकतम अवयव, मैक्सिमम एलिमेंट। आपको पता है क्लोज इंटरवल की परिभाषा आप जानते हो, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर 1 से छोटी या 0 के बराबर 0 से बड़ी। अब इस सेट का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितना है, 1 है, और 1 इस सेट में विद्यमान है। अगर 1 सेट में विद्यमान नहीं होता तो मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिट नहीं करता, और 1 आपका इस सेट में विद्यमान है तो इस केस में मैक्सिमम एलिमेंट इस सेट में एग्जिट करता है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हमारा ऐप का लोगो है, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऐप की प्राइजेज ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर प्राइजेज रखी हैं। आपको पता है मेरी प्राइजेज सबसे ज़्यादा रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि मैं बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ तो थोड़ा कम टाइम है, समय भी आपके पास कम है, तो मुझे थोड़े जल्दी क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं कर नहीं पा रहा। मेरा एक ही एम रहता है कि बच्चे को बारीकी से इतना सिखाया जाए, इतना इंटरनल सिखाया जाए कि आपको पता है कि रियल एनालिसिस के अंदर या फिर DSSP के अंदर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट बेस ही एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो केवल देखने होते हैं और करने होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। और आप तो शुरू से इंटेलिजेंट रहे, इसमें कोई दोहराए नहीं। आज भी आप इंटेलिजेंट हैं, कल भी आप इंटेलिजेंट थे, और आने वाले भविष्य में भी आप इंटेलिजेंट रहेंगे। बस इंटेलिजेंसी का सही डायरेक्शन में सही सही सदुपयोग जिस दिन आप कर लेंगे, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। आज मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा हूँ और आप मुझे उस मंच से खड़े होकर कहेंगे कि सर आपने सही कहा था, हमने सही समय पर अपनी मेहनत को, अपनी इंटेलिजेंसी को एक नई डायरेक्शन में लगाया, जिस कारण हम इन ऊंचाइयों पर पहुंच गए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। आप हमसे जुड़े हैं तो हम भी आपको केवल और केवल एक ही चीज़ सिखाएंगे, केवल मेहनत और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर केवल और केवल आगे बढ़ना। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, कभी कभार एग्जाम पेपर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। अभी कितना आसान क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, अच्छा इतना आसान। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, दो वास्तविक संख्या के मध्य पूर्णांक होते हैं बिटवीन टू रियल नंबर एग्जिट एन इंटीजर। सही बात है, गलत है? बताइए, क्या दो वास्तविक संख्याओं के मध्य पूर्णांक होते हैं? क्या हो सकते हैं और हो नहीं भी सकते हैं। जैसे कि 1.2 और 1.3 कैसी नंबर है? ये रियल नंबर है। इनके मध्य कोई पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है क्या? पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। दो वास्तविक संख्याओं यानी बिटवीन टू रियल नंबर मध्य परमेय संख्याएं होती हैं। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है।
दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय और अनंत अपरमेय होती हैं। इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल होती है। टेंस प्रॉपर्टी यानी सघनता का गुणधर्म होता है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन दिस केस ऑप्शन नंबर फोर्थ। कभी ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, और आप तो जानते हो DSSB किस बेस का क्वेश्चन पूछती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन देगी लेकिन सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगी, और क्वेश्चन का आंसर केवल सोचते ही आपका हो जाना चाहिए। आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है भाई। यदि Sn -1/n to 1/n ओपन इंटरवल, -1/n to 1/n ओपन इंटरवल, तब सभी समुच्चय का इंटरसेक्शन होगा। अब देखो n की वैल्यू 1 रिप्लेस करो, इंटरसेक्शन पूछा है, -1 to 1 एक ओपन इंटरवल हो गया। 2 रखिए -1/2 to 1/2, 3 रखिए -1/3 से 1/3, यानी कि इसको मुझे एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना और उनका इंटरसेक्शन लेना है। ये हो गए रियल लाइन इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, सभी जानते हैं। अब देखिए कोई भी सेट लिया आपने, पहला है -1 से 1, अब फिर है -1/2 से, फिर आ जाएगा 1/2 तक, और छोटा हो गया इंटरवल, फिर और छोटा कर दीजिए, फिर आएगा -1/3 से 1/3। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे ना इसमें, हाँ जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही लगाएंगे तो इधर की साइड बन जाएगा -0, इधर की साइड बन जाएगा 0, यानी कि क्या बन गया, केवल एक ही एलिमेंट आ गया, क्या, 0। अब लास्ट में बचेगा घटता घटता यहाँ पर बच जाता है क्या, 0। अब इंटरसेक्शन लेना है, यानी सब में कॉमन सबसे बड़ा ये था, फिर उससे छोटा ये था, फिर उससे छोटा ये था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लग गई, और ये बहुत ही नीडित यानी कि नीडित गुणधर्म, यानी बहुत ही छोटा होता चला गया, बहुत ही छोटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में क्या बन गया, 0 बन गया। और जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी केस में 0 बन जाता है, सबके इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, केवल 0 आएगा। तो इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, आपका 0 और केवल 0 निकल के आएगा। कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा, 0 और केवल 0 निकल के आएगा। लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे ऐप का लोगो है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते नेक्स्ट, फॉर वेस्ट के लिए S होगा, आपको पता है सेट का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है, 1 से छोटा या 1 के बराबर, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इसका, 0 सॉरी, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इसका, 1। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। सेट ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है, ये उच्चक भी है और ये निम्नक भी है। तो ये कह रहा है बाउंडेड एबव, सही बात है, ऊपर से कैसा है, परिबद्ध है। ये कह रहा है अनबाउंडेड बिलो, नीचे से अपरिबद्ध है क्या, ना, कैसा है, परिबद्ध है, कैसा है, परिबद्ध है। यानी सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कह रहा है अनबाउंडेड एबव, मैंने कह दिया बाउंडेड है 1 से, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नो मैक्सिमम एलिमेंट, हम कह रहे हैं पीछे भी पड़ा है, कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट था, 1 था, 1 इस सेट में विद्यमान है, इस कारण 1 ले रहे हैं, अगर 1 सेट में विद्यमान नहीं होता तो नहीं लेते। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की तरफ मूव करेंगे आप। यदि समुच्चय S के 2 सुप्रीमियम है, सुप्रीमियम मीन्स उच्चक, C1 और C2 है, आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट के आप सुप्रीमियम निकालो या इन्फीमियम निकालो, वो हमेशा यूनिक निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, यूनिक। किसी भी सेट के आप उच्चक निकालो या निम्नक निकालो, वो हमेशा एक ही निकलता है। तो किसी सेट के अगर हम 2 उच्चक बता भी देंगे ना, तो वो कैसे आने चाहिए, बराबर बराबर आने चाहिए। उसने कह दिया अगर संभव हो, मान लिए संभव हैं 2, तो दोनों फिर कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर। किसी भी सेट के जो उच्चक या फिर निम्नक जो भी आप निकालते हैं, वो अद्वितीय एलिमेंट निकल के आता है। उच्चक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलिए, अद्वितीय, दैट्स मीन यूनिक, एक और केवल एक, अद्वितीय दैट्स मीन यूनिक, अर्थात एक और केवल
एक ही सुप्रीम निकल के आता है। नेक्स्ट फोर बेस्ट, आगे की तरफ फिर से मूव करते हैं। हम समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि थ्योरी का ज्ञान आपको है नहीं। जिस दिन आपको थ्योरी का ज्ञान हो जाएगा रियल की का, उस दिन आप ऐसे कर देंगे क्वेश्चन को जैसे हम कर रहे हैं, हमसे भी तेज कर देंगे जिस दिन आप हमसे थ्योरी सीख लेंगे। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, कितना आसान है, समुच्चय है, पढ़ना जानते हैं। यदि R कैसा सेट है, वास्तविक संख्याओं का, X और Y दो कैसी नंबर है, रियल नंबर है। अगर X भी पॉजिटिव हो, Y भी पॉजिटिव हो, तो इन दोनों का गुणनफल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जाम पेपर में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूछते हैं X दे दिया, Y दे दिया, क्या दे दिया, क्या दिया, कैसे करूं, सडनली छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं। अरे इसमें है क्या, दो रियल नंबर लो, एक 2 लिया, एक 3 लिया, इन दोनों का गुणा किया, कितना आया, 6 आया। 6 भी कैसा है, पॉजिटिव, 2 भी कैसा था, पॉजिटिव, 3 भी कैसा था, पॉजिटिव, तो 6 भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर X पॉजिटिव हो, Y पॉजिटिव हो, तो क्या इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। अगर X Y दोनों पॉजिटिव हो तो X Y बराबर 0 आ सकता है। उसने कह दिया ये 2 हो, ये 3 हो, इन दोनों का गुणनफल 0 ला दो, नहीं आ सकता। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 4, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का गुणनफल क्या 1 आ सकता है, क्या आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। आप ले लीजिए, इसका मान ले लिया मैंने 1 या 2 ले लीजिए, और इसका मान ले लिया मैंने 1/2, इन दोनों का गुणा किया, कितना आ गया, 1 आ गया, आ तो गया, लेकिन मैंने ले लिया 3 और एक ले लिया मैंने 1/4। क्या इनका गुणनफल बना सकता है, क्या नहीं आ सकता। प्रत्येक केस में पॉसिबल नहीं, कुछ पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है। अगर इसके प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करेंगे ना, तब तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 4th स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो इसका जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे की तरफ मूव करेंगे। असत्य कथन, परमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक क्रमित क्षेत्र है। यस, आपको पता होना चाहिए, R जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, वो होता है पूर्ण क्रमित क्षेत्र। पूर्ण क्रमित क्षेत्र मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, क्षेत्र के लिए 12 प्रॉपर्टी, क्रमित के लिए 4 और पूर्ण के लिए 2। तो 12 और 4 16 और 2 18, यानी टोटल 18 प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो R जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो टोटल 18 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। और दूसरे अगर हम बात करें Q की, सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो केवल क्रमित होता है, ना कि पूर्ण। कैसा होता है, क्रमित क्षेत्र। ये क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण नहीं होता। यानी कि 12 इसकी और 4 इसकी, टोटल 16 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एक होता है C, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये जो होता है वो केवल क्षेत्र होता है, ये क्रमित भी नहीं होता है, ये केवल क्षेत्र है, ये क्रमित क्षेत्र और ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। तो परमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक क्रमित क्षेत्र है, सही बात है, पूर्ण नहीं है, क्रमित तो है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C एक क्रमित क्षेत्र है, गलत क्योंकि क्षेत्र तो है, क्रमित नहीं है। और क्रमित के लिए आपको पता हो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। उन 4 प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है त्रिभुभागी नियम। कौन सी आती है, त्रिभुभागी नियम। और त्रिभुभागी यानी ट्रिकोटोमी लॉ। और त्रिभुभागी नियम ये कहता है, अगर 2 नंबर उस सेट के ले रहे हैं, या तो x y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या x y के बराबर होगा। त्रिभुभागी नियम ये कहता है, अगर हम उस सेट के 2 एलिमेंट उठाए x और y, तो उसकी 3 कंडीशंस बन सकती हैं, या तो x y से बड़ा होना चाहिए, या x y से छोटा होना चाहिए, x बराबर y होना चाहिए। जबकि हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक 2 + 2 आयोटा ली और एक ली 3 + 3 आयोटा, तो आप नहीं कह सकते कि ये वाली नंबर जो है इससे बड़ी है। केवल मापांक की तुलना की जा सकती है, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो त्रिभुभागी जो नियम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस कारण ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो केवल और केवल क्या बचता है, क्षेत्र, ना कि क्रमित क्षेत्र। ठीक है भाई सॉरी भाई साहब। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, सही बात है। प्रत्येक क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है।
अगर किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट है ना, फिर वो ऑर्डर फील्ड होगा ही नहीं। अगर वो ऑर्डर फील्ड है ना, दैट्स मीन वहाँ पर कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 4, इन स्टेटमेंट से सीधे ही आपको पता है DSSP में क्वेश्चंस आए हुए हैं। MP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, UP का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या TGT PGT के एग्जाम्स हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के एग्जाम हो, आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं थ्योरेटिकल बेसिस। और थ्योरी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और थ्योरी के लिए आपको पता होना चाहिए, डेप्थ की गहराई चाहिए। और मैं आपको पता है कि भाई क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसमें ज़्यादा बारीकी से जाऊंगा नहीं, और ज़्यादा बारीकी से जाऊंगा तो एक या दो बच्चे ही देख पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मैराथन के लिए कम से कम अगर मैं बारीकी से गया तो 20 दिन से मुझे इस रियल के अंदर ही लग जाएंगे अभी आपको। तो उसके लिए 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस चाहिए। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको देखनी है तो ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या फिर भी कोई पर्टिकुलर आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है तो मेरा नंबर 9694681975 है। आप सीधे ही मुझे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं शाम को या नेक्स्ट डे आपके क्वेश्चंस का क्या दे दूँगा, जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे और मूव करते हैं। हाँ जी, P एक परमेय संख्या है, Q अपर में है। हाँ भाई, एक परमेय और एक अपर में है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो कैसी संख्या निकलती है, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। बच्चे बचपन से जानते हैं परमेय प्लस अपर में इक्वल टू क्या हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करेंगे। यदि A और B दो वास्तविक संख्या के परिबद्ध उपसमुच्चय हो तथा A सबसेट ऑफ B है, A को B का सबसेट बताया गया, तब सत्य कथन है। अब देखिए दो केस बन सकते हैं। A सबसेट ऑफ B दे रखा है, जैसे कि A में मैंने लिया एलिमेंट ले लिया, सपोज कीजिए 2 और 3, और B में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। हाँ भाई, इन A सबसेट ऑफ B है, इनफीमियम ऑफ A बताओ, इनफीमियम ऑफ A, यानी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इनफीमियम ऑफ B बताओ, इनफीमियम ऑफ B कितना आया, 1 आया। अब मुझे बताओ V का जो इनफीमियम है वो A के इनफीमियम से कैसा है, छोटा है। तो इनफीमियम ऑफ A जो है इनफीमियम ऑफ B से कैसा है, बड़ा है। परंतु हमारा सेट कुछ इस प्रकार होता कि A बराबर तो होता हमारे पास 2 3 और B बराबर होता 2 3 4। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी ये सबसेट है किसका, V का। इनफीमियम ऑफ A कितना है, 2 है, और इनफीमियम ऑफ B कितना है, बोलिए वो कितना है, ये भी 2 है। यहाँ दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इनफीमियम ऑफ A इनफीमियम ऑफ B के बराबर हो सकता है, परंतु इनफीमियम ऑफ B जो है हमेशा इनफीमियम ऑफ A से कैसा होगा, बोलिए छोटा होगा। तो इनफीमियम ऑफ A बड़ा हो सकता है इनफीमियम ऑफ B से, और ये क्या हो सकता है, बोलिए बराबर हो सकता है। तो दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो सकती हैं। ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो सुप्रीम इन्फीमियम की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। लीस्ट अपर बाउंड को आप सुप्रीमियम कहते हो, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप क्या कहते हो, इन्फीमियम कहते हो। ये आपके क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक अभी से सभी के लिए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। आपको पता है जिस सेट के अंदर गैप हो जाए थोड़ा सा भी, या फिर डेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सघन का गुणधर्म, तो लिमिट पॉइंट्स निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, फाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, या फिर इस प्रकार की फॉर्म में कोई भी सेट दे रखा 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनके तो 3 जो सेट हैं, इनका तो कोई सीमा बिंदु है ही नहीं, सीमा बिंदु नहीं। तो इसका निकालना होता तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाता है, 0। इनके सीमा बिंदु निकलते हैं। और ध्यान रखना जिस सेट का कोई सीमा बिंदु निकलता नहीं वो हमेशा क्लोज सेट होता है।
और क्लोज सेट के लिए मैंने आपको बताया है कि सेट के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय अगर सेट का सबसेट हो जाता है तो उस केस में ये जो सेट ए है वो क्लोज हो जाता है। और आपको पता है इनकी जो समस्त सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय है ना, ड्राइव सेट ऑफ ए, वो क्या निकल रहा है, बोलो फाई। कोई सीमा बिंदु है नहीं, और फाई जब निकलता है तो वो स्वयं का सबसेट तो होता ही होता है। तो एन जो है वो क्लोज सेट भी होता है। कैसा होता है, क्लोज सेट। तो उसने कहा कि समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय है, तो आपका क्या आंसर होगा इसका, फाई। नेचुरल नंबर का सेट हो, होल नंबर का सेट हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो, फाइनाइट सेट हो, इनका कोई सीमा बिंदु नहीं निकलता है, फाई निकलता है। और जिन सेट्स का सीमा बिंदु फाई निकलता है वो हमेशा फाई जो है एन का, ए का, जेड का क्या होता है, सबसेट होता है। इस कारण वो सेट जो है आपका कैसा हो जाता है, क्लोज सेट हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्लोज सेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फोर वेस्ट के लिए। समृत अंतराल किस समुच्चय के सीमा बिंदुओं का समुच्चय नहीं है? आपको पता है ओपन इंटरवल ए बी का अगर आप ड्राइव सेट लें तो वो क्या आता है, क्लोज इंटरवल ए बी। मैंने कहा सीमा बिंदु समुच्चय का हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ड्राइव सेट लें आप, लेफ्ट साइड से ओपन सेट हो, राइट साइड से क्लोज हो, तो इसका भी क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। अगर ड्राइव सेट ले रहे हैं यानी लिमिट पॉइंट का सेट, लेफ्ट से क्लोज हो और राइट से ओपन हो, तो इसका भी क्या आता है, बोलो, क्लोज आता है। अब चूंकि ये चौथा सेट है, ये दे रखा है ए और बी। इस सेट में केवल दो एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं। और किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो ये सेट जो है वो कैसा है, बोलिए, फाइनाइट। और मैंने अभी इससे पहले बताया यदि कोई सेट फाइनाइट होता है तो उसका ड्राइव सेट क्या होता है, बोलिए, फाई, यानी इसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। और जिसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता वो हमेशा क्लोज सेट तो होता ही होता है। तो उसने कहा है कि जो क्लोज इंटरवल है किस समुच्चय के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय नहीं है, तो इसका नहीं है। इन तीन का तो है, चौथे का नहीं है, क्योंकि इसका जो सीमा बिंदु है फाइनाइट सेट आ गया, और फाइनाइट सेट्स का जो लिमिट पॉइंट निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, फाई, यानी कि कोई लिमिट पॉइंट निकलता नहीं। इस कारण जो फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा कैसा सेट होता है, क्लोज सेट होता है। कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट फॉरवर्ड, नॉट इंटरवल, नॉट इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं, क्लोज सेट, ध्यान दो। हाँ जी, क्यू का व्युत्पन्न समुच्चय, ड्राइव सेट ऑफ क्यू, दैट्स मीन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट ऑफ क्यू यानी क्यू के सीमा बिंदुओं का समुच्चय। हाँ जी, आपको पता है ना, एन का, जेड का, ए का और डब्लू का कोई सीमा बिंदु नहीं निकलता, जबकि क्यू कोई सीमा बिंदुओं का समुच्चय कितना आता है, सेट ऑफ रियल नंबर। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का अगर पूछता तो वो भी क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर। और ड्राइव सेट ऑफ आर भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी सेट ऑफ रियल नंबर। तीनों का जो सेट है, तीनों की समस्त सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय आता है वो आर ही आता है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का पूछे, क्यू का पूछे या आर का पूछे, यानी इरेशनल नंबर का पूछे तो भी आर, रेशनल का पूछे तो भी आर, आर का पूछे तो भी क्या, आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सॉरी भाई, आर आ जाता है। ठीक है भाई, आज काफ़ी टाइम बाद लाइव आए आपके लिए। आप सबसे ज़्यादा याद करते थे हमें। हाँ जी, 1/n के समस्त सीमा बिंदु, तो ये n है, ये 1/n है। 1/n वाला केस हो तो लिमिट लगाओ सीधे, n टाइम्स टू इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, बोलो, 0। तो केवल एक ही लिमिट पॉइंट निकलेगा, वो कौन सा आ जाएगा, बोलिए, 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 0। आगे की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट फोर वेस्ट के लिए। जेड के समस्त सीमा बिंदुओं का व्युत्पन्न समुच्चय, ड्राइव सेट ऑफ जेड, अभी बताया था कितना आता है, बोलिए, हमेशा फाई। कितना आएगा, हमेशा बोलिए फाई। कितना आएगा, हमेशा बोलिए फाई। और जेड जो है वो कैसा हो जाएगा, बोलो, समरस समुच्चय, दैट्स मीन क्लोज सेट। क्यों होता है, मैंने आपको बताया अभी, यदि किसी सेट का जो ड्राइव सेट है वो स्वयं का सबसेट हो जाए तो उसके इसके अंदर वो कैसा सेट कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है, यानी कि समरस समुच्चय कहलाता है। आर माइनस क्यू का व्युत्पन्न समुच्चय, आर माइनस क्यू, दैट्स मीन क्यू कॉम्प्लीमेंट। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का ड्राइव सेट मैंने अभी आपको बताया वो कितना आता है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर।
नेक्स्ट 4 वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं। ये इंटरसेक्शन पूछ रखा है भाई, n की वैल्यू 1 रखो, -1/2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाता है क्लोज इंटरवल। n की वैल्यू 2 रखो, -2/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार ये चलेगा। ये रियल लाइन है, ये आ जाएगी -1/2 से 1/2, ये 2/3 से यानी कि 0.6 होगा ये, और ये 0.5 होगा। तो ये चला जाएगा आपके पास कहाँ से कहाँ तक, ये 2/3 हो गया और ये आपका चला जाएगा -2/3। इस प्रकार ये सेट जाता चला जाएगा। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n ऊपर -1 आएगा और ये 1 आएगा। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप पहुंच नहीं सकते तो क्लोज नहीं लिया जाता, वहाँ पर ओपन लिया जाता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये -1 की ओर जाएगा और ये +1 की ओर जाएगा। तो आपसे पूछा है इनका इंटरसेक्शन, और इसके इंटरसेक्शन में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा आता है, सबसे छोटा आएगा -1/2 से 1/2। तो चूंकि ये क्वेश्चन गलत है तो इस कारण ये इंटरसेक्शन ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनियन। क्या होना चाहिए, यूनियन। IN n बराबर 1 to इन्फिनिटी। अब यूनियन में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा आ गया, -1 to 1। तो इसका आंसर यूनियन में आएगा भाई। इंटरसेक्शन में अगर पूछता ना तो सबसे छोटा सेट यही हो जाता, -1/2 to 1/2। अगर इंटरसेक्शन में और ये 4 ऑप्शन में से कोई था नहीं तो इस कारण ये किस में होना चाहिए, यूनियन में होना चाहिए। और यूनियन में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -1 से 1, -1 से 1। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट 4 वेस्ट, समस्त परिमित संख्याओं का समुच्चय Q अपने समस्त अवयवों का प्रतिवेश है ना। अगर समस्त अवयवों का प्रतिवेश हो गया, आपको पता है Q के मध्य अनंत अपरमेय भी होती हैं। अगर Q के किसी बिंदु का मैं छोटा सा नेबरहुड बनाऊं, यानी कोई भी पॉइंट लिया, जैसे 2 में मैंने एप्सिलॉन जोड़ा, 2 में एप्सिलॉन घटाया, एक ओपन इंटरवल बनाया, उस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल भी आ जाते हैं। इस कारण सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं होता। जब अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं होगा तो उस केस में ये प्रतिवेश नहीं है, प्रतिवेश है नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है, अपने किसी भी अवयव का प्रतिवेश नहीं है। सही बात है। ये कह रहा है 0 का प्रतिवेश है, मैंने कहा किसी का नहीं है तो 0 का क्यों होगा, गलत है। समस्त वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश है, जब अपने का ही नहीं है तो वास्तविक का कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, सत्य हो जाता है। अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है, इस कारण ये कैसा है, ओपन सेट नहीं है, यानी इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, यानी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इस केस में ये जो सेट है ना आपका, वो कैसा नहीं है, बोलिए ओपन नहीं है। कैसा नहीं है, ओपन सेट नहीं है, क्लोज भी नहीं है। ये जो Q होता है ना, ओपन सेट है ना, ये क्लोज सेट है, ध्यान रखना। क्योंकि ड्राइव सेट ऑफ Q कितना निकला था, पता है ना आपको, R आया था। और R क्या Q का सबसेट होता है क्या, नहीं होता है, तो ये क्लोज भी नहीं है। ठीक है। कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है, ये कह रहा है 0 से 1, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो। तो 0 को भी जानते हो 1 को भी जानते हो, तो परिबद्ध है। +-1/l लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 की ओर जाएगा और ये -1 की ओर जाएगा। तो यहाँ से -1 से 1 के बीच में वैल्यू जाएंगी। ये -1 को भी जानते हो, 1 को भी जानते हो, ये भी कैसा हो गया, बोलिए परिबद्ध। 1/n, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0। तो x का जो मान है वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, और 0 से क्या होगा, बोलो बड़ा हो जाता है। और 0 से बड़ा हो जाता है, 0 को भी जानते हो और 1 को भी जानते हो, ये भी कैसा हो गया, बोलिए परिबद्ध। लेकिन यहाँ पर n का मान रखते जाओ, n का मान 1 रखेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 - 1 5 आ जाएगा, 7 8। तो नीचे से तो परिबद्ध आ रहा है 1 से, लेकिन ऊपर अनंत की ओर जा रहा है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अनंत की ओर भाग रहा है। इस कारण ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है, बल्कि कहाँ से परिबद्ध है, नीचे से। और ये जो तीनों सेट हैं वो नीचे से भी परिबद्ध है और ऊपर से भी परिबद्ध है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कौन सा समुच्चय परिबद्ध है। DSSP में पिछली बार 24 से 25 क्वेश्चन आए हैं, 20 से 25 की एवरेज चल रही है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। और रियल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड
नेचुरल नंबर है नहीं, फाई कैसा होगा, बाउंडेड, ये तो माइनस अनंत से चलेगा, अनंत की ओर जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये बाउंडेड होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा अंतराल परिबद्ध नहीं है? अब देखो नीचे से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो अपरिबद्ध हो गया, ये ए बी सबको जानते हैं तो ये परिबद्ध है, परिबद्ध है, परिबद्ध है, ये परिबद्ध नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाता है। वास्तविक संख्या निकाय में विवृत समुच्चयों के अनंत संग्रह, मैंने क्या कहा है, अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ, मैंने क्या कहा है, आर्बिटरी यूनियन, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि आर्बिटरी यूनियन, यूनियन मीन्स संघ, आर्बिटरी का मतलब है स्वेच्छ, चाहे कितनी भी बार लो, चाहे अनंत बार ही क्यों ना लो, वो ओपन ही होगा। लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट हुआ ना तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसने कहा है वास्तविक निकाय में विवृत समुच्चयों के अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ले लिया, वो भी कितनी, फाइनाइट बार ना लेकर कितनी बार ले लिया, इनफाइनाइट बार ले लिया। अब इनफाइनाइट बार ले लिया तो निश्चित रूप से विवृत होगा, कोई गारंटी नहीं। अगर फाइनाइट बार होता जब तो होता, सदैव एक समृद्ध समुच्चय होगा, विवृत की बात चल रही है, समृद्ध की होती नहीं, विवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं, सही बात है। एक अनंत समुच्चय होगा, कोई गारंटी नहीं, विवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं होता, फाइनाइट भी आ सकता है। भाई इंटरसेक्शन ले रहे हो किसी सेट का, वो फाइनाइट भी निकल के आ सकता है। देखो जैसे कि -1/n से 1/n, n का मान 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर उनका इंटरसेक्शन मैंने अभी बताया था निर्दिष्ट गुणधर्म से कितना आया था, 0। और किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो तो वह सेट अपने उस बिंदु का नाइब रूट नहीं होता, यानी वह बिंदु उस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। और यदि उस सेट का कोई बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है तो समुच्चय कभी भी कैसा नहीं होगा, विवृत नहीं होगा, यानी कि ओपन नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे p की पावर 1/n, p कोई भी फाइनाइट नंबर है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, जैसे कि 2 की पावर 1/∞, यानी 2 की पावर 0 कितना आता है, 1 आता है। और आपको पता भी होना चाहिए n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। जब हम अनुक्रम पढ़ते हैं, श्रेणी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन लिमिटों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1। लिमिटों को हम अलग से पढ़ाते हैं, अलग से हम पूरा टॉपिक लेके चलते हैं, रियल में बारीकी से एक एक क्वेश्चन को करना सिखाते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्टल लगा के आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये एग्जाम पेपर में, विगत एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम ऐसे ही देखकर वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक 1 है, एक 3/2 है, यानी 1 और 1 + 1/2, 1 प्लस, यानी कि ये चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए भले, ये चल रहा है ऊपर n + 1/n और एक चल रहा है -n + 1/n। ठीक है भाई, यानी कि 3 फिर 4, 3 फिर 4, इस प्रकार चल रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका मान 1 आएगा, इसका मान -1 आएगा। तो सीमा बिंदु पूछे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे -1 और 1 आ जाते हैं। अगर देखो किसी सेट में 2-4 एलिमेंट छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सेट में अगर अनंत एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है और हमें सीमा बिंदु निकालना है, 2-4 एलिमेंट छूट रहे हैं, छोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें एक सीक्वेंस का निर्माण करना पड़ता है, एक ऐसी सीक्वेंस हमें मिल जाए n के अंदर जिससे हम आसानी से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा सकें, तो उससे हमें सीधे ही किसके मान निकल के आ जाते हैं, सीमा बिंदुओं के मान निकल के आ जा सकते हैं। और सीमा बिंदुओं का मान कितना निकल के आया, एक 1 आया और एक -1 आया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। p 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, p परमेय है और एक अपरमेय है। तो आप ये कह रहा है p + q परमेय होगा,
अपर में अगर अपर में जोड़ेंगे तो अपर में आती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। पी प्लस क्यू अपर में होगा और पी क्यू पर में होगा, एक परमेय संख्या और दूसरी अपर में, जब दोनों का गुणा करेंगे तो कैसी आती है बोलिए, अपर में आती है। ठीक है, P प्लस क्यू और P प्लस क्यू दोनों पर में होंगी, गलत बात है। P प्लस क्यू और PQ दोनों कैसी संख्या होंगी, अपर में होंगी, ये सही बात है। दोनों की दोनों संख्या कैसी हो जाती हैं बोलिए, अपर में होंगी। P प्लस क्यू और P इंटू क्यू दोनों कैसी हो जाएंगी, अपर में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉर बेस्ट ऑफ लक भाई सभी के लिए, हम चाहते हैं सभी लगे, एक ही बार में लगे। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों होगा, एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र, मैंने कहा है पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के लिए टोटल 12 और 4 16 और 2 18 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती हैं। क्षेत्र के लिए 12, क्रमित के लिए 4 और पूर्ण के लिए 2। तो मैंने कहा था इसको कैसा बताया था, एक क्रमिक क्षेत्र होता है परंतु आर्किमिडीज क्षेत्र नहीं है। ये कह रहा है आर्किमिडीज क्षेत्र है, सही बात है, परंतु पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सत्य है। आपको एक रिजल्ट भी याद रखना है कि जो पूर्ण क्रमित होता है ना, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र हमेशा आर्किमिडीज क्षेत्र होता है। आर्किमिडीज जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है वो आर्किमिडीज होता है, लेकिन आर्किमिडीज पूर्ण क्रमित हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब चूंकि ये पूर्ण क्रमित तो है ही नहीं, तो आर्किमिडीज तो हो सकता है। और आर्किमिडीज की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि 2 रियल नंबर लिए हमने x और y, या उस क्षेत्र के एलिमेंट लिए, तो एक ऐसी नेचुरल नंबर मिल जाए कि अगर मैं x में n से गुणा कर दूं तो वो y से बड़ा हो जाए, nx ग्रेटर देन y। अब देखो, 2 कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए आप, जैसे 1 लिया आपने, 2 लिया, 1 लिया, 3। अब आपको पता है 3 बड़ा है 2 से, लेकिन मैं इस 2 में 3 का गुणा कर दूं या 2 का ही गुणा कर दूं, तो बताइए क्या 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, एक नेचुरल नंबर आ गई। तो रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना करता है। तो ये आर्किमिडीज क्षेत्र तो होता है, पूर्ण नहीं होता है, ये केवल क्रमित होता है, तो पूर्ण नहीं है। ये कह रहा पूर्ण क्रमित क्षेत्र एवं आर्किमिडीज क्षेत्र दोनों है, पूर्ण तो है ही नहीं, ना तो पूर्ण, ठीक है, पूर्ण तो है नहीं, और ना ही आर्किमिडीज, बल्कि कैसा है, आर्किमिडीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड कैसा हो जाएगा बोलिए, गलत हो जाता है। कैसा हो जाएगा बोलिए, गलत हो जाता है। आगे की ओर मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर वेस्ट के लिए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपर में है, देखो P अपॉन Q ऊपर में है, पॉइंट के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3.01 बार है पे बार आ जाएगा, तो ये भी पर में है। √8 तो ये हो जाएगा 4 × 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √2। तो ये पर में अपर में, पर में अपर में का गुणा करते हैं तो कैसी आती है बोलो, अपर में आती है। कैसी आती है, अपर में। और पॉइंट के बाद संख्या समाप्त हो जाए तो ये भी कैसी होती है, पर में होती है। तो ये पर में है, ये पर में है, ये पर में है, लेकिन ये अपर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, वाल्जानो-वायस्टाइस प्रमेय निम्न में से किस समुच्चय के लिए प्रयुक्त होती है। वाल्जानो-वायस्टाइस कई बार DSSP में पूछी गई है, और वाल्जानो-वायस्टाइस का स्टेटमेंट होता है यदि कोई समुच्चय परिबद्ध है, कैसा हो, परिबद्ध है, यदि किसी समुच्चय में अनंत अवयव हैं, यानी इनफाइनाइट तो एलिमेंट हो और सेट बाउंडेड होना चाहिए। 2 कंडीशन है, अनंत तो अवयव हो, अनंत क्या हो बोलिए, अवयव, और कैसा हो, सेट परिबद्ध हो। यदि किसी सेट में इनफाइनाइट तो एलिमेंट हो और सेट कैसा हो, बाउंडेड हो, तो उस सेट का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा। कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। मैंने क्या कहा, यदि किसी सेट में अनंत एलिमेंट हो और सेट कैसा हो, बाउंडेड हो। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। मैंने कहा कोई भी सेट है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो और सेट बाउंडेड हो तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। तो देखो बाउंडेड कौन सा है, Z+, पॉजिटिव पूर्णांकों का समुच्चय बाउंडेड नहीं होता। Q का कोई परिबद्ध, सीमित, मतलब बाउंडेड भी कह दिया और कैसा कह दिया, सीमित, और क्या कह दिया, उपसमुच्चय, यानी कि बाउंडेड भी हो गया और कैसा है बोलिए, सीमित है।
कैसा है, सीमित। यानी बाउंडेड तो कह दिया, लेकिन कैसा कह दिया, सीमित। जबकि मैंने कैसा कहा है, अनंत अवयव होने चाहिए, तो दूसरा भी कैसा हो गया, गलत हो गया। अब 1/n वाला हमेशा बाउंडेड होता है, तो ये बाउंडेड भी है और इस सेट में अनंत एलिमेंट भी हैं, तो इसमें वालजानु लग जाएगी। देखो कैसे परिबद्ध है, n का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 रखेंगे तो 1 + 1/2, 3 रखेंगे 1 + 1/3, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसकी ओर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। ठीक है, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 2 है, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 2 और 1 के बीच में सारे नंबर आ रहे हैं, तो परिबद्ध हो गया 1 और 2 के बीच में। साथ ही अगर हम चर्चा करें n कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर है, अनंत बार रखी जाएगी, तो यहाँ अनंत वैल्यू जाएंगी अलग अलग अलग। तो इस सेट में अनंत एलिमेंट है और सेट कैसा, बाउंडेड है, वो भी 1 से 2 के बीच में। इस कारण इस सेट का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी 1 + 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है भाई, वे समुच्चय जो विव्रत और समृद्ध दोनों हो, आर जो होता है वो विव्रत होता है, आर विव्रत और समृद्ध दोनों होता है। और मैंने बताया है विव्रत का कंप्लीमेंट यानी r - r बराबर कितना, 5। 5 भी कैसा होगा, विव्रत का कंप्लीमेंट तो हो जाएगा समृद्ध, और समृद्ध का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, विव्रत। यानी r और 5 दोनों ऐसे सेट हैं जो समृद्ध और विव्रत दोनों हैं। कैसे हैं, समृद्ध और विव्रत कैसे होते हैं, दोनों होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो समृद्ध होता है, विव्रत नहीं होता है। r समृद्ध और विव्रत दोनों है, r समृद्ध और विव्रत दोनों है। z जो होता है वो समृद्ध होता है, विव्रत नहीं होता। ये समृद्ध और विव्रत दोनों होते हैं, और पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सेम है, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा भाई। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, लिख लिया होगा सभी ने, आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। समुच्चय का सीमा बिंदु आवश्यक है, समुच्चय का अवयव होता है। मैंने पहले भी बताया कि सेट का जो लिमिट पॉइंट है, जैसे ओपन इंटरवल का मैंने अभी लिमिट पॉइंट निकाला था, इसका ड्राइव सेट क्या आया था, सबको पता है ना, क्लोज इंटरवल ए बी। अब ए और बी भी इसके लिमिट पॉइंट है, सेट के एलिमेंट है नहीं। ठीक है, तो कह रहा है समुच्चय का सीमा बिंदु आवश्यक है, समुच्चय का अवयव होता है, कोई जरूरी नहीं है, समुच्चय का हो भी सकता है और नहीं भी। किसी समुच्चय का उच्चक आवश्यकता है, समुच्चय का अवयव होता है, उच्चक सेट में विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। इस सेट का जो उच्चक है ना वो कितना आएगा, v आएगा। उच्चक कितना है इसका, v है, और v सेट में है क्या, ओपन इंटरवल में नहीं है। निम्नक a है, a है क्या, नहीं है। परिमित समुच्चय, अब एक फाइनाइट सेट दे रखा है का उच्चक आवश्यक समुच्चय में विद्यमान होता है, सही बात है। फाइनाइट सेट लो ए में 2 ही एलिमेंट लिए, 2 और 3, इसका उच्चक बताओ कितना आया। इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 3 आया, वो किस में विद्यमान है, ए में विद्यमान है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। परिमित समुच्चय का निम्नक समुच्चय का अवयव नहीं होता है, जबकि होगा, जब उच्चक है तो निम्नक भी होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाता है, बोलिए गलत हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके कैसे हैं, बोलो सही है, और फोर्थ ऑप्शन इसका कैसा है, बोलिए गलत है। कैसा है, बोलिए गलत है। आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखिए कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, 2 परमेय है, सबको पता। √2 अपर में है, √3 अपर में है और e अपर में है, तो 2 आपकी कैसी हो जाती है, परमेय हो जाती है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, x और y 2 धनात्मक वास्तविक संख्या। आर्किमिडीज गुणधर्म उसमें DSSS में कई बार आया है। एक धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि nx की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाएगी, nx > y हो जाता है। अब ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, nx < y दिखा रहा है, गलत हो गया। n x दिखा रहा है, गलत हो गया। n की वैल्यू इन दोनों के बीच में दिखा रहा है, गलत है। ny > x, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को कहीं भी ले जाया जा सकता है। चाहे y के साथ लगा दो n को तो ny < हो जाएगा x से, या x के साथ लगा दो n को तो nx < हो जाएगा y से। कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, हमें तैयार रहना पड़ता है। अपने माइंड के सारे दरवाजे हमेशा खोल के रखने पड़ते हैं, हमेशा अपना 100% देना पड़ता है। आगे की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा नहीं कराएंगे। अगली क्लास के लिए हम अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनको कल करा देंगे, फिर नेक्स्ट करा देंगे। इस प्रकार निरंतर रियल के ज़्यादा नहीं 150-200 क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर करा दूंगा। ओके, ठीक है।
हमें इसका उच्चक सुप्रीमियम पूछा है, इन्फीमियम पूछा है। एन की वैल्यू रिप्लेस करो भाई, एन का मान 1 रखो, 1 माइनस 1, एन का मान 2 रखो, 1 प्लस 1/2, 3 रखो, 1 माइनस 1/3, 4 रखो, 1 प्लस 1/4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 बनेगा तो 1 की ओर जा रहा है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई, यानी ये n चल रहा है, 1/n ये वाली टर्म चल रही है ना। ये 0, n बराबर 1 पे क्या आया 0, फिर 3/2 यहाँ चला गया, फिर 2/3 यहाँ चला गया, इस प्रकार चल रहा है, घटता 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 कहाँ पे चला गया 1 पर। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/2, और सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर कितनी आई है बोलिए, सबसे छोटी वैल्यू 1 माइनस 1/3, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना आ रहा है 0। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है बोलिए, सबसे छोटी वैल्यू इस सेट की, जो सबसे छोटी वैल्यू, सभी पॉजिटिव वैल्यू जा रही हैं, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है सेट की, कौन सी आ रही है बोलो 0। इस सेट की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। देखो देखिए 0 कैसे आएगी, बता देता हूँ एक बार और। देखो ये n चल रहा है, ये आपका 1 है, कितना है 1। n का मान जैसे ही आपने 1 रखा था तो कितना आया था 0, फिर कितना आया था यहाँ पर पहुँचा था 3/2, फिर इससे छोटा था, पॉजिटिव ही वैल्यू चल रही थी, और निरंतर घटते 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 1 पे आ गया था। इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 3/2 था और सबसे छोटा एलिमेंट कितना था 0 था, तो इसका उच्चक जो है वो 3/2 आएगा, और निम्नक कितना आएगा निम्नक आएगा 0। ऑप्शन सही नहीं दे रखे, उच्चक ब्रैकेट में देने चाहिए थे। उच्चक तो 3/2 है, और निम्नक कितना हो जाएगा बोलिए 0। इस सेट का निम्नक कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अभी सारी अनुक्रम है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये अभी बताया था। इसकी जो लिमिट है वो कितनी आती है बोलिए 1 आती है। n की पावर 1/n का मान कितना होता है बोलिए 1 होता है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करेंगे। ये दे ही रखा है कि समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब n सम हो तो कितना आएगा बोलिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बचेगा, और जब n विषम हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, विषम पे 1/∞ 0 बन जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। दो लिमिट पॉइंट आएंगे 1 और -1, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता है, ठीक है भाई। आगे की ओर मूव करते हैं। यह अनुक्रम दे रखी है, इसका उच्चक पूछा है, इसका क्या पूछा है बोलिए आपसे, उच्चक पूछा है। यदि कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान हो, यदि कोई अनुक्रम कैसी हो, एक दिष्ट वर्धमान हो और ऊपर से परिबद्ध हो, तो वो हमेशा अपने उच्चक को अभिसृत होती है। अब x1 का मान दे ही रखा, x2 निकाल लीजिए। x2 कितना आएगा बोलिए, n का मान 1 रख दीजिए, 2x1 + 3/4, x1 का मान है 1 तो 2 + 3/4 यानी 5/4 आ गया। और आपको पता है ना x1 से बड़ा कौन हो गया, x2 हो गया। कैसी हो गई, वर्धमान हो गई। अगर कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान हो और ऊपर से कैसी हो, परिबद्ध हो, तो अपने उच्चक को अभिसृत होती है, तो अपने उच्चक को अभिसृत होती है। किसको, सुप्रीमियम को। सुप्रीमियम को कन्वर्जेंट होगी, सुप्रीमियम को कन्वर्जेंट होगी। और उच्चक को अभिसृत होगी तो सीधे लिमिट लगा दो। आपको पता है अगर आप जब इस प्रकार के झूले में झूले होंगे, अगर मैं आपको यहाँ से x1 से धक्का दूँ तो भी L पर ही जाओगे, और x2 से धक्का दूँ तो भी आप किस पर जाओगे, L पर ही जाओगे। यानी कि अनुक्रम के एक या दो पदों को छोड़ने पर अनुक्रम के कन्वर्जेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा सेम लिमिट पर ही जाके कन्वर्जेंट होते हैं। तो यानी कि अगर मैं लिमिट की बात करूं तो ये सपोज दैट ये L पर जा रही है,
और ये लिमिट भी एल पर ही जाएगी, तो ये हो जाएगा 2l प्लस का 3/4, यहाँ से हो जाएगा 4l बराबर 2l प्लस 3, तो l बराबर आ जाएगा आपका कितना 3/2, तो इसका जो उच्चक होगा वो 3/2 हो जाएगा। मैंने आपसे बताया स्टेटमेंट होता है रियल के अंतर्गत यदि कोई अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध हो, अगर आपकी अनुक्रम है वो कैसी है, ऊपर से परिबद्ध है, कैसी है, अगर आपकी कोई अनुक्रम है वो ऊपर से परिबद्ध है, साथ ही वो एकदिष्ट वर्तमान है, तो हमेशा अपने उच्चक को अभिसृत होती है। तो उच्चक निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये भी एल पे कन्वर्जेंट होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये भी एल पे कन्वर्जेंट होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल देते हैं और एल की जो वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 3/2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ अनुक्रम, ये अनुक्रम है, n का मान 1 रखो तो आएगा आपके पास -1, दो रखो तो 1 आएगा, फिर -1 2 -1 या -1 1 -1 1, ये दो चल रहे हैं। इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, -1 से बड़ा या फिर इसके बराबर है, तो अनुक्रम कैसी है, परिबद्ध है। ये कह रहा है बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट नहीं। कैसी कर रही है, ऑसिलेट्स। क्या कर रही है, ऑसिलेट्स। कैसी है बोलिए, दोलायमान। यदि किसी अनुक्रम की एक से अधिक सीमाएं आ जाती हैं, यदि कोई भी सीक्वेंस है वो मोर देन 1 लिमिट्स रखती है, तो उस केस के अंदर वो कैसी होती है, ऑसिलेट होती है, ना कि कन्वर्जेंट। बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ये कह रहा बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट ना, बाउंडेड जो होगी, जो सीक्वेंस बाउंडेड होगी वो या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर वो ऑसिलेट होती है, और ऑसिलेट उस केस में होती है यदि उसकी एक से ज़्यादा सीमाएं हो, और यहाँ पर सीमाएं 1 और -1 दो निकलेंगी। इस कारण ये जो है आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट कह रहा है गलत, अनबाउंडेड कह रहा है गलत, डाइवर्जेंट कह रहा है एंड अनबाउंडेड कह रहा है, ये भी कैसा है, गलत है, चारों गलत है। तो यहाँ से आप इसे कह सकते थे बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट गलत है, बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट गलत है, कन्वर्जेंट एंड अनबाउंडेड गलत है, डाइवर्जेंट की ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सारे की सारी गलत हैं। इसमें आप ऑसिलेट कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन को बनाना है ना, तो ऑसिलेट्स यानी कि दोलयमान। तो सेकंड ऑप्शन को अगर सही करना है, मिलान करना है, तो इसे आप दोलयमान कह सकते हो। कैसा कह सकते हो, दोलयमान। क्वेश्चंस होते हैं भाई देखो मिसप्रिंट हो जाते हैं टाइप करने में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती हैं, पर हम तो खैर काफ़ी अनुभव हो गया, हमें तो कई वर्षों का 10-12 वर्ष से निरंतर पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो पता है, क्वेश्चन को देख के पहचान लेते हैं क्या गलती है। और ये तो आपको भी पता, आरपीएससी का भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, DSSB का भी आपने दिया होगा, TGT PGT, हर एग्ज़ाम पेपर के अंदर टाइपिंग की वजह से या एग्जामिनर की गलती की वजह से 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा गलत मिसप्रिंट होकर आ ही जाते हैं, और बाद में बच्चे को पछतावा होता है। बट आपको थ्योरी का अच्छा ज्ञान होता है तो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। मैंने आपसे क्या कहा, एक से अधिक सीमाएं होंगी और अनुक्रम परिबद्ध होगी तो डेफिनेटली दोलयमान होगी। अगर एक से अधिक सीमाएं हो या एक की सीमाएं हो लेकिन अनंत सीमा अगर आ रही है तो फिर ऑसिलेट होगी। अब चूंकि ये परिबद्ध है और ये इस कारण ये कैसी हो जाएगी, ऑसिलेट हो जाएगी, डाइवर्जेंट नहीं होती है। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस करा देंगे आपको। ठीक है भाई, अनुक्रम दे रखी है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, डाइवर्जेंट है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n सम हो और विषम हो, तो ये बचेगा a प्लस हो या माइनस हो, 1/इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 0, a + 0। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाती है आपके पास, a ही आ जाती है। यदि किसी अनुक्रम की केवल एक ही लिमिट आ जाए, एक ही लिमिट आ जाती है तो वो हो जाती है अभिसारी। एक सीमा यानी एक सीमा अगर आ जाती है तो वो हो जाती है कैसी, अभिसारी, कन्वर्जेंट। कैसी होती है, कन्वर्जेंट। और जो अनुक्रम कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा कैसी भी होती है, परिबद्ध। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। और जो कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा कॉसी भी होती है। कैसी सीक्वेंस भी होती है, कॉसी। और जो कॉसी होगी वो कन्वर्जेंट भी होगी।
तो उसने कहा है चूंकि ये अनुक्रम कैसी है, अभिसारी है, तो कैसी हो जाएगी, बाउंडेड। ये करा अनबाउंडेड गलत, ये करा डाइवर्जेंट गलत, इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं है, पहला ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाता है। चूंकि अनुक्रम कैसी है, बाउंडेड है। कैसी है, बाउंडेड है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसी होती है, बोलिए, परिबद्ध होती है। और प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कैसी होती है, कौसी होती है। कौसी है इस कारण ये कैसी है, बोलो, बाउंडेड है। कौसी अनुक्रम बाउंडेड भी होगी। और मैंने क्या कहा, जिसकी केवल एक सीमा निकल के आए वो कैसी होगी, अभिसारी। और अभिसारी अनुक्रम कैसी होती है, परिबद्ध। लेकिन जो परिबद्ध है वो अभिसारी हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, आप भी क्या याद रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चंस तो और भी दे रखे हैं, पर थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बच्चे का भी मन फिर उड़ने लग जाता है। रियल का कॉन्सेप्ट है, मैंने तो क्वेश्चंस लिए हैं। जब तक आपको थ्योरी का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और मैंने आपको कहा है कि यूमैक्स ऐप, उजाला सर के द्वारा यूमैक्स ऐप का संचालन किया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन की तर्ज पे क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। जयपुर गांधीनगर गट्टे के जस्ट अपोजिट में ऑफलाइन क्लासेज का संचालन किया गया है। और एक साथ एक नहीं, दो नहीं, अपितु 3 ब्रांचेज, एक नोएडा के अंतर्गत खोली गई है और एक यूपी जिले के अंतर्गत अलीगढ़ के अंतर्गत खोली गई है। तो 2-3 ब्रांचों का एक साथ संचालन किया गया है। और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, बच्चों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, और बच्चों का सिलेक्शन जितना हो सके उससे ऊपर कराना। और कोई बच्चा अगर हमसे जुड़ता है तो हमारा एक ही दायित्व बनता है कि उस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है और हम चाहते हैं कि उस बच्चे का एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उसको भी अपना 100% निरंतर देना होता है। देखिए, एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम पूछा है। एन का मान रिप्लेस कीजिए भाई, 1, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। 2 रिप्लेस कीजिए, 6 और 2 8 बटे 5। अब देखिए, वर्धमान है या ह्रासमान है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे ना तो ये बचेगा 3/2, यानी ये हो गया 1.5, और ये आ जाएगा 3 एकम 3, ये 2 बचेगा, 3 6 18, 1.6, ये 1.5। ये आसमान हो गया लगभग। कैसा हो गया, आसमान। और आसमान अनुक्रम है तो सबसे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी और सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसके लिए सुप्रीमियम कितना हो जाएगा, 5/3, और इन्फीमियम कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 5/3 आंसर हो जाता है। 3/2 और 5/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस तो और भी दे रखे हैं इस PDF के अंदर, कराने को तो हम अभी करा दें आपको सारे क्वेश्चंस, बट प्रॉब्लम यह है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि बच्चे का लोड होता है माइंड के ऊपर, वो उससे ज़्यादा ले नहीं सकता। इस कारण अगली वीडियो के अंतर्गत शेष जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, और बहुत बहुत आभार और व्यक्त करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप एक सरकारी नौकर बने और एक अच्छे स्कूल के अंतर्गत अच्छी शिक्षा का प्रदान आप बच्चों को करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।